हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम हमारे चैप्टर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं टॉर्क, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क। हमको पता है टॉर्क एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर अगर हमने किसी बॉडी पर टॉर्क अप्लाई किया, ऐसा फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क एंड दैट इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। ओके, ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क की, है ना। और बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है दैट इज टॉपलिंग ऑफ अ बॉक्स, एनी काइंड ऑफ बॉडी, है ना। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। उसी से रिलेटेड हमारे पास में हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड to a homogeneous rectangular block of mass M which having width B and height h. Okay, block move with constant velocity. The coefficient of friction is mu. First part is what is the greater height h at which the force F can applied so that block will slide without toppling over. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का हाइट यहाँ पर हमारे पास गिवन है h। तो यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें तो कैपिटल H हाइट यहाँ पर ब्लॉक का गिवन है। ओके, ये ब्लॉक हमने एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है और उस रफ सरफेस का कोफिशिएंट फ्रिक्शन हमको म्यू दे रखा है। मतलब ये ब्लॉक जब इस सरफेस पर मूव करता है तो एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ओके, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे अप्लाई किया और उस हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो हाइट है, द पोजीशन ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स इज स्मॉल h अबव फ्रॉम द ग्राउंड, वी आर अप्लाइंग दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ओके, और यहाँ पर विड्थ जो दे रखा है वो b दे रखा है। ओके, अब हमको फाइंड करना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी कि ये इसके ऊपर टॉपलिंग स्टार्ट हो जाए। सॉरी, ये इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट टॉपलिंग। ओके, तो हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्रिटिकल कंडीशन हम यहाँ यूज करेंगे जिसमें हम ये जो एक एंड ए दे रखा है, एक एंड के अबाउट हम इस टॉर्क को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं अगर हम देखें तो एक फोर्स F दैट इज फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। तो एक फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर काम करेगा। हम कलर चेंज कर लेते हैं तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। ओके, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ओके, और अगर हम वेट की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, वेट वर्क करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। पर जब हम टॉपलिंग की कंडीशन देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस पॉइंट ए पर देखेगा। जब ये इस पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास से ए की तरफ। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर और समझना है कि जब ये बॉडी, ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पर ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द ए। नॉर्मल रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? ए की तरफ शिफ्ट होगा। और जब इस पॉइंट पर वो मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ए पर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। और नॉर्मली कहाँ होगा नॉर्मल रिएक्शन? सेंटर ऑफ मास पर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर इस बॉडी पर एक फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, और एक फोर्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि mg जो है अगर इस एक एंड ए के अबाउट, इस एंड ए के अबाउट हम mg की बात करते हैं, इस एंड ए के अबाउट mg की बात करते हैं तो mg इस ब्लॉक को इस ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा।
और इस ए के अबाउट एफ जो है वो ब्लॉक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एम जी जो है विल प्रोवाइड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ओके, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ओके, और एफ जो है एफ विल प्रोवाइड क्लॉकवाइज टॉर्क। ओके, क्लॉकवाइज टॉर्क। जब ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ओके, उस वैल्यू पर यहाँ पर हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। ओके, तो एफ का जो टॉर्क होगा वो एफ इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच होगा, और एम जी का जो टॉर्क होगा वो एम जी इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी बाई टू होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच और बी बाई टू कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट ए के अबाउट, अगर हम इस फोर्स एफ को आगे स्ट्रेच करें, ओके, तो यहाँ से ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल एच होगा। ओके, और एम जी को अगर हम डाउनवर्ड स्ट्रेच करें, ठीक है, तो इससे ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस विड्थ का हाफ होगा, दैट इज बी बाई टू होगा। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिमाग में आ सकता है कि सर नॉर्मल रिएक्शन और एफ का टॉर्क क्यों हम यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और एफ जो है वो उस पॉइंट पर ही लग रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए हम वो यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पर h का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और अच्छा, यहाँ अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो f होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, अगर हम एफडी बनाते हैं तो f जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू के इंटू एम जी, क्योंकि ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एफ का वैल्यू हम रख सकते हैं म्यू के इंटू एम जी एंड इंटू एच इज इक्वल टू एम जी इंटू बी बाई टू। तो एम जी से एम जी हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, और एच का वैल्यू हमारे पास डी बी डिवाइडेड बाई टू म्यू के आएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है एच का कि ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इसे अगर हमने एच का वैल्यू ज़्यादा थोड़ा सा भी बढ़ाया तो वो इसके ऊपर टॉपल करने लगेगा, लुढ़कने लगेगा। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। इसी से रिलेटेड हम सेकंड पार्ट यहाँ पर देखते हैं। बी पार्ट में गिवन है, बी पार्ट में हमारे पास ओके क्वेश्चन में गिवन है, थ्रू विच पॉइंट on the bottom face a block will the result of the friction and the normal reaction force act if h is equal to h by 2। तो यहाँ पर जैसा हम समझे कि अगर ये ब्लॉक यहाँ पर, अब उन्होंने जो हाइट h है वो फिक्स कर दिया है, दैट इज कैपिटल H बाई 2, और हम कैपिटल H बाई 2 पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम वेट की बात करें तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, तो हमको पता है कि mg वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लग रहा है, ये mg फोर्स नीचे लग रहा है। ओके, अगर हम यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ओके, दिस फ्रिक्शन फोर्स F पीछे की तरफ लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन है वो शिफ्ट होने लगेगी, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ए पॉइंट की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन का जो पॉइंट है वो शिफ्ट होने लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होने लगेगी, है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैलेंस करेगी टॉर्क को। ओके, उसको टॉपल होने से रोकेगी, इसलिए वो उधर शिफ्ट होगी। जैसे वो टॉपल स्टार्ट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आगे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो हमको ये नॉर्मल रिएक्शन का डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पर नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा, कितने डिस्टेंस पर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा अगर आपने एफ फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन
एक्स डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर लगेगा, यहाँ ऊपर की तरफ ऐसा नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर रहा है, तो कितने डिस्टेंस पर लगेगा वो हमको बताना है। ओके, तो यहाँ पर हमको एक्स फाइंड करने के लिए, है ना, हम फिर से टॉर्क बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और अगर हम टॉर्क बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हम यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये जो पॉइंट सी है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस पर टॉर्क बैलेंस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो एफ फोर्स लग रहा है ये भी सेंटर ऑफ मास पर ही लग रहा है। ये जो एफ फोर्स लग रहा है ये कहाँ पे लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास पर ही लग रहा है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका h/2, सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। तो mg और f का जो टॉर्क है वो कैंसिल हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क को बैलेंस करेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन है, इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा और फ्रिक्शन जो है इसको क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करेगा, है ना। तो हम यहाँ पर टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं अबाउट सी, अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क अबाउट, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क देखेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन टू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/2 हो जाएगा। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी। ओके, तो यहाँ पर हम n इंटू एक्स इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी h/2। डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हम अगर वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करें तो mg के बराबर होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन और mg को हम कैंसिल कर सकते हैं और h का वैल्यू हमारे पास में होगा म्यू के इंटू h/2। तो ये x का वैल्यू होगा, इस x डिस्टेंस से नॉर्मल रिएक्शन राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी, इस a पॉइंट की तरफ शिफ्ट होने लगेगी। ओके, अगर हम पर्टिकुलर हाइट पर फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट देखे उस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क की हेल्प से आप कैसे टॉपलिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर कोई बॉडी कोई बॉडी किसी पॉइंट पर, किसी कॉर्नर पर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, लुढ़कने लगती है, तो हम कैसे बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क की हेल्प से क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं।